हस्तिनापुर गांव में रहने वाली सरोज के 5 बेटे थे। उसका पति जगदीश पेशे से एक कपड़ा व्यापारी था। कुछ वर्षों पहले जगदीश का स्वर्गवास हो गया था। समय के साथ सरोज के सभी बेटे जवान हो गए और उन्होंने पिता के कपड़ों के सीमित कारोबार को बड़े उद्योग के कारखाने में बदल दिया। पूरे गांव में उन्हीं के चर्चे हुआ करते थे। अरे सरोज के 5 बेटों ने मिलकर सरोज का मान ही बढ़ा दिया भाई। पहले तो पिता के छोटे मोटे कारोबार को इतना फैलाया और फिर उसी कमाई से इतना चौरस घर खड़ा कर दिया। 100% सच कहा रमेश भाई। अमीर रईस होने का सरोज के मन में जरा भी अहंकार नहीं है। जरूर ही पिछले जन्म में इसने पुण्य किए होंगे, तभी जाकर इस कलयुग में इसे 5 पांडव पुत्र का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सरोज के प्रति गांव वालों के मन में काफी इज्जत थी। पैसे वाली होने के बावजूद भी उसके अंदर बिल्कुल घमंड नहीं था। अरे मेरे 5 पांडु, यहाँ पर आओ। माँ, कारखाने पर जाने के लिए देरी हो रही है, शाम को बात हो सकती है। कामकाज के प्रति क्या इतना मशरूफ हो गए हो तुम लोग, जो पल भर के लिए अपनी माँ के पास नहीं बैठ सकते? मोहन भैया, तुम माँ की बात सुन लो, हम चारों कारखाने जा रहे हैं। अरे ठहरो, मुझे तुम 5 से बातचीत करनी है। ये तस्वीरें देखो, मैंने तुम 5 भाइयों के लिए लड़कियां पसंद की हैं। सभी खानदानी और रईस खानदान की हैं। ऐसा सुनकर 5 भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। तभी उसका तीसरा बेटा कहता है, माँ, ऊपर वाले की दया से आपके 5 बेटे अपने पैरों पर खड़े हैं। माँ, शुरुआत से ही हम 5 भाइयों की सोच यही रही है कि हम गरीब घरों की बेटियों को ही इस घर में दुल्हन बनाकर लाएंगे। माँ, प्रदीप सही कह रहा है। अरे पगला गए हो क्या तुम लोग? अगर मैं किसी गरीब की बेटी को ब्याह कर लाऊंगी तो लोग सैकड़ों बातें बनाएंगे। गरीब अमीर का मेल भी नहीं देखा कहेंगे। माँ, आपको जमाने की पड़ी है, बल्कि ये सोचो कि किसी गरीब की बेटी का हाथ थामने से किसी गरीब पिता को साहूकार का कर्जदार नहीं होना पड़ेगा। सरोज वही साहब हैं जिनकी वजह से हमारा घर चल रहा है। यही रोज आकर मुझसे सारी मूली खरीद कर ले जाते हैं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। इस वक्त तो भगवान से पहले केवल आप ही मेरी मनोकामना पूरी कर सकती है माँ जी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। अब बात यह है माँ जी कि आपकी बेटी पूजा मुझे भा गई है और मैं उम्र भर के लिए इसका हाथ थामना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये बात सुनकर शांति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, बेटा, कौन गरीब नहीं चाहता कि उसकी बेटी के हाथ पीले हो। तुम ले जाओ इसे, तुम इसे ले जाओ। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे अलावा आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ जी को भी हम साथ ले चलेंगे पूजा। इसके बाद वो दोनों मंदिर जाकर 7 फेरे ले लेते हैं। फिर पूजा और उसकी माँ को लेकर नीरज अपने घर चला जाता है। वो दरवाजे की घंटी बजाते हैं तो नीरज की माँ सुभद्रा दरवाजा खोलने के लिए जाती है। अब इस वक्त कौन घंटी बजा रहा है? ओहो, कहीं फिर से कोई भूखा नंगा तो नहीं आ गया। सुभद्रा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपने बेटे के गले में शादी की माला देखकर सारा माजरा समझ जाती है। वो तो मैं तुम दोनों के गले में पड़ी माला को देखते ही समझ गई। खैर, हम कर भी क्या सकते हैं, अब तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। मैं जानता था माँ, आप हमें जरूर माफ कर देंगी। लेकिन वो सब ये बात नहीं जानते थे कि सुभद्रा की इस हामी के पीछे कुछ और ही राज छुपा था। अगले दिन सुबह जैसे ही नीरज ऑफिस के लिए निकलता है तो सुभद्रा का अत्याचार दोनों माँ बेटी पर शुरू हो जाता है। अरे ओ गरीब खाने से आई हुई माँ बेटी, इस महल को देखकर तो तुम दोनों की आंखें चौंधिया गई होंगी ना। तुमने तो ऐसा घर सिर्फ अपने सपने में ही देखा होगा और उसी सपने को पूरा करने के लिए बुढ़िया तूने अपनी जवान बेटी का इस्तेमाल करके मेरे भोले भाले अमीर बेटे को फंसा लिया। मैं तुम दोनों माँ बेटी की सब चाल समझती हूँ। बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। बस बस अब नाटक बंद करो और जल्दी से काम पर लग जाओ। ए बुढ़िया, चल किचन में बर्तन पड़े उन्हें धो दे। और तू बहुरानी। घर में छाई गरीबी के कारण सरोज को सदमा लगता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। 5 बहुएं कूड़ा कचरा बिनकर उसमें खाने की तलाश करने लगती हैं। कुछ दिन बाद तनु और पूजा को एक घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है। वो अपनी सास की तबीयत को देखते हुए अगले दिन काम पर जाने के लिए लेट हो जाती हैं। जहाँ पहुँचकर उनकी सेठानी उनसे कहती है, आ गई तुम दोनों कामचोर हैं? तुम गरीबों की यही बीमारी है। मीठे मुंह तुमसे 2 बोल क्या बोल लो, तुम तो सर पर ही चढ़ जाती हो। चलो अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो,
जल्दी से जाकर काम पर लग जाओ। वो दोनों काम पर लग जाती हैं, लेकिन उनका ध्यान अपनी सास की सेहत की तरफ ही था। घर का सारा काम करते हुए तनु को भूख लग जाती है और वो पूजा से कहती है, दीदी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ रोटियां बची हैं, सेठानी तो इन्हें कूड़े में ही फेंकेगी, तो क्यों ना हम ही इन्हें खा ले। नहीं नहीं तनु, तू तो जानती है ना सेठानी कैसी है, वो जब हम गरीबों को बासी रोटी सब्जी तक नहीं खाने देती तो वो हमें ताजा खाना क्या खाने को देगी। हम ये रोटी चुरा कर ले चलते हैं, घर जाकर सब मिलकर खा लेंगे। वो दोनों बहनें अपनी साड़ी के पल्लू के नीचे रोटी चुरा कर ले जाती हैं। तभी सेठानी उन्हें देख लेती है और पुलिस को फोन कर देती है और पुलिस उनके पीछे लग जाती है। मैं कहती हूँ रुक जाओ, तुम दोनों कानून से नहीं बच सकती। भाग तनु भाग, नहीं तो ये पुलिस वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। तभी तनु का पैर गड्ढे में अटक जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। पूजा उसे उठाने के लिए रुकती है, तभी पुलिस वाले आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। क्या चुरा कर भाग रही थी तुम दोनों? हैं? दिखाओ मुझे। पुलिस मैडम उनके हाथ से वो थैला लेती है और जैसे ही उसमें देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसमें कुछ रूखी सूखी रोटी होती है, जिसे देख वो पुलिस वाले उनसे पूछती है, मुझे लगा तुम दोनों पैसे या गहने चुरा कर भागी होगी, लेकिन तुमने ये कुछ रोटियां भला क्यों चुराई? भूख भूख सब कुछ करवा देती है साहब, और ये बात आप नहीं समझोगे। तनु और पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो अपनी दुख भरी कहानी पुलिस वालों को बताती है। उन दोनों की कहानी सुन पुलिस का मन पसीज जाता है और उनको उन पर दया आ जाती है। देखो, कानून अंधा होता है, वो सिर्फ गुनाह देखता है लेकिन एक गरीब की भूख नहीं देख सकता। ये लो तुम कुछ पैसे रखो, इनसे कुछ काम शुरू कर लेना। पुलिस वाले उनकी मदद करते हैं और उन्हें कुछ खाना खरीद कर दे देते हैं। वो खाना लेकर वो घर जाती है और पेट भरकर उस दिन वो सभी बहुएं अपनी सास के साथ खाना खाती हैं। आज भी हमारे देश में ऐसे कई गरीब हैं जो भूख की भट्टी में झुलस कर दम तोड़ देते हैं। रमा, मधु और सुधा आशा देवी की 3 सरकारी बहुएं। रमा पेशे से सरकारी वकील थी, मधु एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और छोटी बहू सुधा एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी। तीनों बहुएं नौकरी वाली थी, इसलिए तीनों ही पूरा दिन व्यस्त रहती थी। इसी वजह से रोजाना किसी न किसी बात पर तीनों बहुओं में लड़ाई हो ही जाती थी, खासकर तब जब होता था इतवार यानी कि संडे। क्या बात है आशा जी, आज सुबह सुबह सब्जी मंडी होकर आ रही हो? आज इतवार है ना, बहू बेटे देर से सोकर उठेंगे, सोचा घर पर क्या करूं, मंडी ही हो आती हूँ। अच्छा, आज तो तीनों बहुओं की छुट्टी होगी, चलो बढ़िया है। तीनों बहुएं सरकारी नौकरी वाली हैं। वैसे तीनों ही काम वाली हैं तो आपस में बर्तन खड़क ही जाते होंगे। अरे नहीं, मेरी तीनों बहुओं में बहुत प्रेम है, उनमें कभी कोई लड़ाई नहीं होती। अभी तक तो सब उठकर अपना अपना काम निपटा चुकी होंगी। अपनी वकालत घर में मत झाड़ो भाभी, मैं भी बड़े स्कूल में प्रोफेसर हूँ, मुझे भी गणित आती है। आलू के पराठे में प्याज नहीं डलेंगे, सिर्फ आलू पराठा ही बनेगा। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि तुम आलू के मसाले में प्याज कैसे नहीं मिलाती हो। तुम अकेले आलू का पराठा खाने वाली नहीं हो, हम सब हैं। अरे तो किसने मना किया? 6 आलू हैं, 2-2 तीनों के हो गए, ये 2 मेरे, ये 2 मेरे। ओहो, बहुत बढ़िया, खुद दोनों ने बढ़िया बढ़िया आलू रख लिए और मुझे ये गले हुए खराब दे दिए। बड़ी चालाक हो आप दोनों तो। अरे मैं भी बैंक में नौकरी करती हूँ, सारा हिसाब किताब मुझे भी पता है। ये आधा आलू खराब है, ये मैं क्यों रखूं? मैं अपना आलू नहीं दूंगी। मैं भी क्यों दूं? इतनी मुश्किल से संडे आता है, आलू पराठे खाने का ये मौका मैं क्यों छोड़ दूं? आलू तो मैं लेकर ही रहूंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। हे भगवान, मैं मोहल्ले में कहती फिरती हूँ मेरी तीनों बहुएं गऊ हैं, मुंह में जबान नहीं है, तीनों में प्रेम है, पर यहाँ तो एक आलू के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। इतनी बड़ी सरकारी नौकरी करने वाली हो तुम, पर लड़ाई बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ती हो। थैले में आलू रखे हैं, उबाल लो जितनी मर्जी। पता नहीं मेरे इस दुनिया से जाने के बाद। आशा के इतना कहते ही तीनों बहुएं उसके मुंह पर हाथ रख देती हैं। माँ जी, आज कह दिया, आगे से ना कहना। सॉरी माँ जी, आप ऐसी बातें मत करो, आपके बिना हम तीनों अधूरी हैं माँ जी, आगे से ऐसी बातें मुंह से मत निकालना। फिर क्यों लड़ती हो तुम तीनों? देखो, जिस घर में प्यार होता है वहाँ भगवान का वास होता है, इसलिए आपस में प्रेम से रहा करो। आशा देवी अपनी तीनों बहुओं को ऐसी ही प्रेम भरी सीख देती रहती थी।
उसके बाद तीनों बहुएं मिलकर एक साथ नाश्ता बनाती हैं। रोजाना की तरह वही खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच आशा देवी की बदौलत तीनों बहुओं में आपसी प्यार बना हुआ था। आशा देवी की ननद मनोरमा कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है। मनोरमा स्वभाव से चुगलखोर और झगड़ालू है, पर क्या करे, है तो आशा देवी की ननद ही ना। आशा भाभी कहाँ हो? मैं तो कब की बाल धोकर बैठी हूँ। तुम्हारी बहुएं कहाँ हैं? मुझे चाय नाश्ता कौन सी बहू देगी? जी रुको, मैं तुम्हारे लिए पोहा और चाय बना कर ला रही हूँ। बुआ जी पाए लागू, मैं चलती हूँ, आपको शाम को मिलूंगी। मैं भी चलती हूँ बुआ जी, प्रणाम। ओहो, मुझे भी आज लेट हो गया। मधु भाभी रुको, मुझे अपनी स्कूटी पर जरा बस स्टैंड तक छोड़ देना, आज कैब बुक ही नहीं हो रही। ये बढ़िया बात रही, तीनों बहुएं काम पर निकल गयी।